नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के महत्वपूर्ण मैगजीन्स के समरी एंड एनालिसिस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आप सभी जानते हैं कि इस सीरीज के अंतर्गत हम महत्वपूर्ण जो मैगजीन्स हैं उनमें प्रकाशित जो आर्टिकल्स होते हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो इसी क्रम में आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं जनवरी 2025 की मैगजीन डाउन टू अर्थ और उसमें प्रकाशित जो आर्टिकल हैं जो कहीं ना कहीं आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर कौन से आर्टिकल हैं। लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक सूचना है। सूचना क्या है? तो संस्कृति आईएएस आप सभी के लिए गणतंत्र दिवस ऑफर लेकर आया है। और ये जो ऑफर है इसके तहत यूपीएससी फाउंडेशन जो कोर्स हैं उन पर 50% का डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है। और इस डिस्काउंट ऑफर के तहत जो भी लाइव कोर्स हैं जैसे यूपीएससी जीएस, पीटी और मेंस, ये जो कोर्स है इसके लिए जो निर्धारित फी है वो 1,10,000 है, लेकिन 50% डिस्काउंट के बाद ये केवल 55,000 में आपको मिल सकता है। ऐसे ही दूसरा एक कोर्स है यूपीएससी जीएस प्लस सीसैट, पीटी और मेंस कोर्स, और ये जो कोर्स है ये डिस्काउंट के बाद आपको केवल 60,000 में प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा तीसरा कोर्स है वीओडी कोर्स, और ये है यूपीएससी जीएस, पीटी और मेंस का, और ये डिस्काउंट के बाद आपको केवल 50,000 में दिया जा रहा है। इसके अलावा कोर्स के कुछ की फीचर्स भी है। जैसे बात करें तो जो कोर्स वैलिडिटी है ये 3 वर्षों तक है, और इस समय अंतराल में आप कोर्स को असीमित बार देख सकते हैं। ये सुविधा आपको प्रदान की जा रही है। इसके अलावा प्रत्येक जो विषय है, जो खंड है, उन पर प्रिंटेड क्लास नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके अलावा नियमित क्लास टेस्ट होंगे जो पीटी और मेंस को ध्यान में रखते हुए संचालित किए जाएंगे। इसके अलावा संस्कृति आईएएस की जो मंथली मैगजीन है वो भी इन कोर्स के तहत आपको प्रोवाइड की जाएगी, बशर्ते एक डेडलाइन है। जो ऑफर है ये वैलिड है कब तक? तो 26 से लेकर 30 जनवरी तक ये वैलिड है। तो ये जानकारी थी। और भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है वहाँ विजिट करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या संस्कृति आईएएस का जो इंक्वायरी नंबर है उस पर कॉल करके अपने शंका का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये न्यूज़ थी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आज बात करते हैं कि डाउन टू अर्थ का जो पहला आर्टिकल हम ले रहे हैं वो किस विषय से जुड़ा हुआ है। तो ये जुड़ा हुआ है जलवायु परिवर्तन, यानी जो क्लाइमेट चेंज है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो दूसरा जो विषय है वो क्या है? तो वो है पुअर्टी और क्लाइमेट चेंज के बीच में जो रिलेशन है उस पर हम बात करेंगे। और ख़ास तौर पे ये हम बात इसलिए भी करें कि इसके संदर्भ में एक हाल ही में देखें तो गरीबी, समृद्धि और गृह रिपोर्ट 2024 प्रकाशित हुई थी। तो उस कारण से कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है ये खास तौर पे चर्चा में था। इसी कारण से हम जलवायु परिवर्तन और गरीबी नाम से जो आर्टिकल इसमें प्रकाशित हुआ था उस पर हम बात करेंगे। थोड़ा सा हम देखते हैं इसके बैकग्राउंड की। तो देखिए, जलवायु परिवर्तन जो है वो इस सदी में सबसे बड़ी चुनौती के तौर पे उभरा है। तो एक तरह से अगर हम बात करें कि जो जलवायु परिवर्तन है वो इस सदी में सबसे बड़ा चैलेंज बनकर दुनिया के सामने उभरा है, और इसका परिणाम बड़ा ही खतरनाक है, अस्थिर और उसके साथ ही विनाशकारी पर्यावरण के रूप में इसका रिजल्टेंट हमें दिख रहा है। और इसका जो प्रतिकूल प्रभाव है वो जो प्रभाव है कहीं ना कहीं दुनिया के उन सबसे जो गरीब लोग हैं उन पर सबसे अधिक पड़ा है, या वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हुए हैं। और वैश्विक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सबसे जो कम योगदान है वो गरीब लोगों का ही है, लेकिन सबसे अधिक जो प्रभावित हुए हैं कहीं ना कहीं यही लोग हुए हैं। जलवायु परिवर्तन के जो जोखिम है उनमें जो गरीबी है उसको बाहर निकालने की जो क्षमता है वो भी कहीं ना कहीं इस कारण से प्रभावित हुई है। इसमें एक विरोधाभास भी देखने को मिलता है, और यह भी है कि जिस आर्थिक विकास को कहीं ना कहीं गरीबी कम करने के एक साधन के रूप में लिया जाता है उससे ही सबसे अधिक मात्रा में कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस हरित जो गैसें हैं उनका उत्सर्जन होता है। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा बड़ा ही चर्चा में रहा है। अब इसमें एक खास बात आई है क्योंकि एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट का नाम है पुअर्टी, प्रॉस्पेरिटी एंड प्लानेट रिपोर्ट 2024 शीर्षक है इस रिपोर्ट का। गरीबी, समृद्धि और गृह रिपोर्ट 2024 बड़ा ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। इसमें कई सारे इस रिपोर्ट में निष्कर्ष दिए गए हैं, आंकड़े दिए गए हैं जो कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी मायने रखते हैं।
देखते हैं आखिर ये है क्या। तो विश्व बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई थी 2024 में। शीर्षक आपने देखा, शीर्षक इसका था पुअर्टी प्रॉस्पेरिटी एंड प्लैनेट रिपोर्ट 2024। इससे पहले गरीबी और साझा जो समृद्धि है, यानी कि इस नाम से ही जाना जाता था, लेकिन इस बार इसका नाम बदल दिया गया। इस बार नाम ये रख दिया गया, पहले इसे पुअर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी कहते थे, लेकिन अब इसका नाम ये हो गया है। थोड़ा सा इस रिपोर्ट में जो प्रमुख कंक्लूजन दिए गए हैं, जो निष्कर्ष दिए गए हैं, उन पर हम बात करते हैं। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि खास तौर पे जो गरीबी है उसको कम करने और साझा समृद्धि को बढ़ाने के उन तरीकों का उपयोग किया जाना चाहिए जो कहीं ना कहीं पर्यावरण जो क्षरण है, जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, उसके लिए खास तौर पे उत्तरदायी है। उसके लिए कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि यही कारक हैं, इन पर बात की जानी चाहिए। यही नहीं, वर्तमान में जो धीमी आर्थिक विकास है, जो वृद्धि है, जो बढ़ी हुई सेंसिटिविटी है, नाजुकता है, इसके अलावा जो जलवायु जोखिम से अनिश्चितताओं में जो वृद्धि है, ऐसे कई संकट हैं जो एक साथ कहीं ना कहीं सामने प्रकट हो चुके हैं। और इस प्रकार के बहुसंकट जो राष्ट्रीय विकास रणनीति है, जो राष्ट्रीय सहयोग है, उसको ये मुश्किल बनाते हैं। और कहीं ना कहीं इस कारण से ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखें तो वैश्विक गरीबी में अब गिरावट दर्ज की जा रही है। अगर आप देखेंगे तो जो वैश्विक गरीबी है, अगर बात करें वैश्विक गरीबी की, तो इस गरीबी में कहीं ना कहीं अब गिरावट तो दर्ज की जा रही है, लेकिन ये जो गिरावट है ये इस स्तर पे है कि जो कोविड-19 था, जो कोविड-19 था उससे पहले जो गरीबी में गिरावट का दर था, उससे अब ये कहीं ना कहीं धीमी प्रतीत हो रही है। इसका मतलब कहने का यही है कि 2000 अगर हम बात करें 20 के बाद जो गरीबी में गिरावट का दर है, वो 2020 के पहले की गिरावट की दर से काफ़ी कम है। यही नहीं, ये भी कहा गया इस रिपोर्ट में कि दुनिया भर में लगभग 700 मिलियन, दुनिया भर में लगभग 700 मिलियन जो लोग हैं, उनकी प्रति व्यक्ति जो आय है वो अत्यंत ही कम है और कहीं ना कहीं वो अत्यधिक गरीबी में रहते हैं। प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई गई है, तो ये कहा गया है कि जो प्रति व्यक्ति 700 मिलियन लोगों की आय है वो 2.15 कह सकते हैं कि यूएस डॉलर है। और आप समझ सकते हैं कि ये कितना कम है। तो ये बात कही गई है, इसमें ये कहा गया कि ये जो गरीबी समुदाय है, ये गरीब जो समुदाय है, ये कुल आबादी का लगभग 8.5% है। और इसी आधार पर आप कह सकते हैं कि कितने गरीब दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा देखिए, रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि वर्ष 2030 तक कुल वैश्विक आबादी का करीब 7.3% आबादी जो होगी वो अत्यधिक गरीबी की श्रेणी में रहने की संभावना इस रिपोर्ट में दर्शाई गई है। रिपोर्ट के अनुसार देखें तो पिछले 2 दशक में आय में जो असमानता है, उसके उच्च स्तर वाले जो देश हैं उनकी संख्या में काफ़ी कमी आई है, लेकिन साझा समृद्धि में कहीं ना कहीं जो सुधार की गति है वो धीमी पाई गई है। तो इस तरह की बात कही गई। इसके अलावा देखिए, वर्तमान में सर्वाधिक गरीबी मुख्य रूप से देखिए तो ये कहा गया कि उप सहारा जो अफ्रीकी क्षेत्र है वहाँ पर देखने को मिली है। यहाँ पर सबसे अधिक गरीबी देखने को मिली है। और इसके अलावा देखें तो जो लैटिन अमेरिका है, लैटिन अमेरिका आप जानते हैं, अगर लैटिन अमेरिका की हम बात करते हैं तो मैक्सिको से लेकर साउथ अमेरिका, आप अगर देखते हैं, अगर थोड़ा सा मैप को विजुलाइज करिए तो एक तरफ देखेंगे तो उत्तरी अमेरिका, उसके बाद फिर आपको दक्षिण अमेरिका देखने को मिलेगा। उत्तरी अमेरिका में सबसे ऊपर कनाडा, फिर यूएसए, फिर मैक्सिको, और फिर उसके नीचे आप देखेंगे तो जो यहाँ मैक्सिको के नीचे के जो देश हैं, तो यहाँ पर ये लैटिन अमेरिका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मैक्सिको से लेकर साउथ अमेरिका के बीच में जितने देश हैं वहाँ, और जो कैरेबियन क्षेत्र है आप देख सकते हैं, गल्फ ऑफ जो मैक्सिको है उस क्षेत्र में अवस्थित जो कैरेबियन क्षेत्र है, उसमें असमानता की उच्च स्थिति बनी हुई है, वो इस रिपोर्ट में दर्शाई गई है। यही नहीं, वर्तमान में देखें तो वैश्विक स्तर पे लोगों की जो आय है उसमें औसतन 5 गुना वृद्धि की आवश्यकता होगी
ताकि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन देखें तो 25 अमेरिकी डॉलर की न्यूनतम जो समृद्धि सीमा है उस तक पहुंचा जा सके। तो इस तरह की बात इस रिपोर्ट में दर्शाई गई। इसके अलावा बहुत सारी बातें कही गई, जैसे देखिए रिपोर्ट में ये उल्लेख किया गया है कि गरीबी में कमी और साझा समृद्धि में प्रगति वाले देशों में देखें तो कहीं ना कहीं जो नेचुरल डिजास्टर हैं उनको प्रबंधित करने की जो बढ़ती क्षमता है उसके खास तौर पे साक्ष्य देखने को मिले हैं, लेकिन सबसे निर्धन क्षेत्रों में जलवायु जोखिम काफी अधिक देखने को मिली है। इसके अलावा वैश्विक स्तर पे ये कहा जा रहा है कि दुनिया की लगभग 60% जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं फ्लड, ड्रॉट, साइक्लोन्स, ऐसे जो कह सकते हैं उच्च चरम जो हवाएं हैं उनके या फिर मौसमी घटनाओं का कहीं ना कहीं प्रभाव उन पर देखने को मिला है। और इसी संदर्भ में जलवायु परिवर्तन गरीबी घटाने के लक्ष्यों को चुनौतीपूर्ण बना देगा, क्योंकि इसमें लोगों को लंबे समय तक गरीबी के दुष्चक्र में फंसा कर रखने की कहीं ना कहीं क्षमता है। तो इस तरह से दोनों के बीच में ये संबंध दर्शाया गया। इसके अलावा देखिए रिपोर्ट के अनुसार ये भी कहा गया कि दुनिया के ज़्यादातर निर्धन जो आबादी है वो जैव ईंधन आधारित अर्थव्यवस्था पर निर्भर है, फॉसिल्स फ्यूल पर डिपेंड है। ये बात इस रिपोर्ट में कही गई है। दुनिया के करीब 66% निर्धन जो है वो कहीं ना कहीं जीवन यापन के लिए, जीवन निर्वहन के लिए कहीं ना कहीं आज भी खेती पर निर्भर करते हैं। तो कितने लोगों की बात कही जा रही है? लगभग 66% जो पुअर लोग हैं, जो निर्धन लोग हैं, वो जीवन यापन के लिए, जीवन निर्वहन के लिए अभी भी खेती पर डिपेंड है। इससे वे कहीं ना कहीं जलवायु के जो प्रभाव हैं, जलवायु के जो दुष्चक्र हैं उसके प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं, क्योंकि इसमें कई सारे घटक हैं वो कहीं ना कहीं इन्हें प्रभावित करते हैं। और वर्ल्ड बैंक के अनुसार ये कहा जा रहा है कि चरम जो मौसमी घटनाएं हैं उनके कारण 5 में से 1 व्यक्ति कहीं ना कहीं कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से क्या हो जाता है, वो वंचित हो जाता है, जिससे उन्हें आजीवन जलवायु के गंभीर झटकों का सामना करना होगा। तो इस तरह की बात कही गई। इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये देखने को मिली है कि इसमें कुछ सजेशन दिए गए हैं, कुछ सुझाव भी दिए गए हैं। जैसे ये कहा गया है कि वर्तमान में जो गरीबी उन्मूलन है उसके लक्ष्यों को हासिल करने में नई जो आवश्यकताएं हैं वो उत्पन्न हो गई हैं, जिससे निपटने के लिए बेहतर प्रयास, बेहतर मैनेजमेंट प्रबंधन करने की आवश्यकता है। वर्ल्ड बैंक की जो हालिया रिपोर्ट है उसमें यह भी तर्क दिया गया कि गरीबी उन्मूलन के लिए किए गए जो भी प्रयास हैं वो जलवायु लक्ष्यों के प्रति कहीं ना कहीं विरोधाभासी नहीं है, क्योंकि कम आय वाले परिवारों के द्वारा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन बहुत ही कम है। इसी कारण से जलवायु परिवर्तन और जो भी गरीबी है उसके परस्पर जुड़े हुए मुद्दे जो होते हैं उनसे निपटने के लिए जो वैश्विक समुदाय है उसे खास तौर पे इसके लिए प्रयास करना होगा। ये बात इस रिपोर्ट में कही गई है कि जलवायु परिवर्तन और गरीबी के परस्पर जुड़े हुए जो भी मुद्दे होंगे उन मुद्दों से निपटने के लिए जो भी वैश्विक समुदाय है उसे एकजुट होना होगा, एकजुट होकर काम करना होगा, तभी उसका समाधान हो सकता है। और समावेशी प्रयास की आवश्यकता है। ये भी बात कही गई है कि समावेशी जब प्रयास किया जाएगा तभी ऐसी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। सतत विकास या समावेशी जो विकास है उसके माध्यम से ही ऐसे भविष्य की ओर प्रयास करके ही समृद्धि और न्याय संगत और लचीला कह सकते हैं कि समाज विकसित किया जा सकता है। ये बात इस रिपोर्ट में कही गई है। तो ये आर्टिकल हमने देखा, इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बातें थी उन पर हमने बात की। अगला आर्टिकल है भोपाल गैस त्रासदी पर नया जो अध्ययन आया है, जो रिपोर्ट आया है, ये चर्चा में था। हाल ही में देखें तो जो अपने देश में ये त्रासदी हुई थी उसके संदर्भ में देखें तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जो अवशिष्ट बचे हुए थे उनको एक जगह से वहाँ से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया गया, जिससे कि उसे जलाकर हमेशा के लिए समाप्त किया जा सके। उसी संदर्भ में ये कहीं ना कहीं आर्टिकल प्रकाशित हुआ है। थोड़ा सा इसका संदर्भ देखते हैं क्यों प्रकाशित हुआ है। तो देखिए भोपाल गैस त्रासदी के 26 साल बाद भारतीय चिकित्सा अनुसंधान जो परिषद है ICMR है उसके द्वारा हेल्थ इफेक्ट्स of the toxic gas leak from Union Carbide Methyl Isocyanate plant in भोपाल, इस नाम से एक रिपोर्ट जारी की गई है जो कहीं ना कहीं वर्ष 1984 से लेकर वर्ष 1992 तक के पैथोलॉजी एंड टॉक्सोलॉजी अध्ययन पर यह रिपोर्ट आधारित है।
देखेंगे आखिर इस रिपोर्ट में क्या कंक्लूजन है, क्या डेटा दिए गए हैं। तो देखिए रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भोपाल गैस त्रासदी के बाद दिसंबर 1984 में 731 जो शव हैं उनकी ऑटोप्सी हुई। ये पहली बार था जब इतनी बड़ी संख्या में व्यवस्थित ऑटोप्सी और विस्तृत अध्ययन किए गए, जिसमें कई सारे तथ्य जो हैं वो आधिकारिक तौर पे पहली बार सामने आए थे। और इस त्रासदी के बाद यूनियन कार्बाइड जो कंपनी है, इसके द्वारा लगातार ये तर्क दिया जाता रहा कि मिथाइल जो आइसोसाइनेट है ये जहर नहीं बनाती है। ये आर्गुमेंट देते रहे लोग, और इसीलिए पीड़ितों को कहीं ना कहीं तत्काल कोई राहत वाला उपचार नहीं मिला, जिससे कई लोगों की जान गई जो शायद बचाई जा सकती है। हालांकि जो पीड़ित हैं, पीड़ितों के जो खून है उस खून में जो चेरी रेड होता है, चेरी जो रेड होता है वो रंग पाया गया, जिससे ये हुआ कि उनके ब्लड में कहीं ना कहीं हाइड्रोजन जो साइनाइड है उसकी विषाक्तता के संकेत ये दे रहा था। बाद में कहें तो विषैली जो कह सकते हैं कि यहाँ पर MIC है और उसके जो सह उत्पाद हैं, खासतौर पे एक जो हाइड्रोजन साइनाइड है उसको विषाक्तता का मुख्य कारण माना गया। और बाद में विषाक्तता को कम करने के लिए भोपाल गैस जो पीड़ित हैं उन पर सोडियम थायोसल्फेट इंजेक्शन उन्हें प्रोवाइड किया गया। तो इस तरह की जो प्रक्रिया हुई वो उस समय इस रिपोर्ट में दर्शाई गई है कि आखिर पूरा घटनाक्रम क्या था। इसके अलावा थोड़ा सा देख लें कि हाइड्रोजन जो साइनाइड की चर्चा हो रही है आखिर ये है क्या। तो देखिए एक तरह का ये प्रूसिक एसिड माना जाता है, इसके नाम से ही ये जाना जाता है। ये एक रासायनिक कह सकते हैं कि यौगिक है, ये केमिकल कंपाउंड है और जिसका रासायनिक सूत्र जो होता है HCN होता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। ये एक तरह से देखें तो पूरी तरह से कलरलेस होता है, रंगहीन होता है, अत्यंत ही कह सकते हैं जहरीला होता है और ज्वलनशील तरल होता है। ये तुरंत आग इसे पकड़ लेता है। अब बात करें कि आखिर हाइड्रोजन जो साइनाइड है इसका उपयोग क्या होता है। तो इसका जो उपयोग है खास तौर पे देखेंगे तो जो रंगाई है, जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, जो फ्यूमिगेट्स होता है, विनिर्माण प्रक्रियाओं और इसके साथ ही जो धातु निष्कर्षण है, उसके अलावा धातु शक्तिकरण, धातु को मजबूत बनाने, धातु पर पॉलिश चढ़ाने, कीटनाशकों के लिए, फोटोग्राफी में और इसके अलावा प्रिंटिंग जैसे जो कार्य हैं उनमें खास तौर पे हाइड्रोजन साइनाइड का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन जो साइनाइड है इसकी थोड़ी सी मात्रा की उपस्थिति में अगर कोई व्यक्ति सांस लेता है तो उसके कई सारे साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि अगर हाइड्रोजन जो साइनाइड है इसकी उपस्थिति में अगर हम सांस लेते हैं तो कई सारी जो समस्याएं हैं वो हमें देखने को मिल सकती है। जैसे उपस्थिति जो हाइड्रोजन साइनाइड की होती है, इसकी जो प्रेजेंस है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इसकी प्रेजेंस में मानव के लिए कई सारी जो समस्याएं हैं, साइड इफेक्ट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। जैसे सिर दर्द हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, कमजोरी महसूस होती है, उल्टी मतली ऐसी जो समस्याएं हैं वो देखने को मिलती हैं। इसके अलावा देखेंगे तो शरीर के लगभग हर अंग के द्वारा ऑक्सीजन के सामान्य उपयोग में कहीं ना कहीं ये रुकावट उत्पन्न करता है, जिससे कुछ ही मिनटों में कहीं ना कहीं जो व्यक्ति होता है वो डेड हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये बड़ा ही कह सकते हैं कि घातक एक रासायनिक यौगिक है। इसके अलावा देखिए नेट्स एक चिकित्सकीय जो यौगिक है और कहीं ना कहीं साइनाइड विषाक्तता के उपचार में प्रभावी है। भोपाल गैस त्रासदी के दौरान इसी का उपयोग किया गया था, ये बात कही गई है। तो ये कुछ निष्कर्ष हैं। इसके अलावा देखिए ये कहा गया कि साइनाइड के साथ प्रतिक्रिया करके कहीं ना कहीं थायोसाइनेट बनाता है, तो ये बात कही गई है। इसके अलावा जो विषहीन होता है और शरीर से मूत्र द्वारा आसानी से निकल जाता है, लेकिन जो नेट्स है उसके जो इंजेक्शन है उससे कहीं ना कहीं पीड़ितों में जो श्वसन की प्रक्रिया है, तंत्रिका संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो जल्दी कहीं ना कहीं तत्काल सुधार देखा गया है, लेकिन ये उतना कारगर नहीं होता है। इससे ये तो स्पष्ट होता है कि साइनाइड का डिटॉक्सिफिकेशन सफलतापूर्वक हो रहा है, लेकिन इस रिपोर्ट के अनुसार देखें तो यदि पहले ही ये पता होता कि जो MIC है इसके साइनाइड उत्पन्न हो रहा है तो कहीं ना कहीं नेट्स का जो उपचार था वो तत्काल किया जा सकता था, ऐसी बात कही गई है। इसके अलावा देखें तो इस रिपोर्ट्स में बहुत सारी बातें कही गई। ये कहा गया कि नेट्स की जो प्रभावशीलता है तभी उच्चतम होती है जब इसे विषाक्तता के तुरंत बाद दिया जाए। देरी होने
पर इसके जो परिणाम हैं वो कुछ खास नहीं होते हैं, बड़ा लिमिटेड परिणाम होते हैं। और आईसीएमआर है, इसकी जो रिपोर्ट है इसमें पहली बार ये उजागर किया गया है कि विषैली गैस के कारण कहीं न कहीं भोपाल गैस त्रासदी में पीड़ितों के जो ब्लड हैं, जो रक्त हैं, जो टिश्यूज हैं, उनमें एक कार्बमाइलेशन और एस कार्बमाइलेशन जैसी रिएक्शन हुआ और कहीं न कहीं ये बड़ा ही खतरनाक हुआ। इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो कार्बमाइलेशन है इसके जरिए जो भी इसके प्रभाव में पीड़ित था उसके शरीर में जो प्रोटीन है, जो उत्तक है, उसमें बदलाव होने लगे और अब अपनी सामान्य स्थितियों में वो कभी भी लौट नहीं पाएंगे, ऐसी बात कही गई है। तो समझ सकते हैं कि ये कितना खतरनाक है। अब इसमें जो बात आ रही है कार्बमाइलेशन की, आखिर ये क्या होता है? हो सकता है कि यही आपसे आपके एग्जाम में पूछ ले कि ये होता क्या है। तो कार्बमाइलेशन जो होता है, जब मिथाइल आइसोसाइनाइड जैसा कोई भी केमिकल शरीर में इंटर करता है तो वो शरीर के भीतर जो भी मौजूद प्रोटीन है, उसके अलावा जो एंजाइम है या फिर अन्य कोई जैविक पदार्थ है, तो उसके साथ क्या करता है, वो रिएक्शन करता है, प्रतिक्रिया करता है और उन पर एक नया रासायनिक समूह जोड़ देता है और यही नया रसायन जो समूह है ये कार्बमाइलेशन कहलाता है, जो कहीं ना कहीं शरीर के प्रोटीन और एंजाइम के सामान्य कार्य प्रणाली को प्रभावित करता है। तो ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो शरीर में मौजूद एक अहम एंटीऑक्सीडेंट है ग्लूटाथायोन, इस पर भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। और इस रिपोर्ट में अधिकांश जो गैस पीड़ित हैं उनके फेफड़ों में गंभीर सूजन और उनमें खून का जो रिसाव था वो देखने को मिला है। साथ ही दिमाग में सूजन, कम रक्तस्राव और अन्य जो अंग हैं उनमें भी क्षति देखने को मिली है। और तत्कालिक प्रभावों के अलावा देखें तो पीड़ित जो है वो लंबे समय तक श्वसन और नेत्र समस्याओं से जूझते रहे। तो ऐसा नहीं है, उस समय तो ये प्रभावित हुए थे, बाद तक की इनकी जो स्थिति है वो अच्छी नहीं रही। इनमें अस्थमा, आँखों की रोशनी से संबंधित जो समस्या है, संक्रमण की जो समस्या है और इसके अलावा देखें तो गर्भपात, भ्रूण विकास में बाधा और जन्मजात जो विकार हैं वो भी उत्पन्न हुए। तो इस तरह के कई सारे गंभीर रिपोर्ट दिखाए गए हैं। आईसीएमआर की जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अनुसार कानूनी बाधाओं के कारण कहीं न कहीं वैज्ञानिक निष्कर्ष देरी से प्रकाशित हुए और साथ ही जो एमआईसी है, इसके टैंक के जो अवशेष है उसमें पाए गए कई जो अज्ञात रसायन हैं उनका जो विषाक्त प्रभाव है वो अभी तक उसे कहीं ना कहीं डिकोड नहीं किया जा सका। यही नहीं, रिपोर्ट में भोपाल गैस त्रासदी केवल एमआईसी की विषाक्तता का परिणाम नहीं थी, बल्कि इसके ताप विघटन, जिसे पायरोलिसिस कहते हैं, उससे उत्पन्न यौगिकों का भी प्रभाव था। तो ये आर्टिकल था, बड़ा ही महत्वपूर्ण, हमने इसकी चर्चा की। चलिए अब हम देख लेते हैं जो सजर हस्तशिल्प है, ये चर्चा में रहा है। क्यों चर्चा में रहा है? तो इसका जो संबंध है खास तौर पे यूपी के बांदा डिस्ट्रिक्ट से है और बांदा डिस्ट्रिक्ट में खास तौर पे पाए जाने वाला जो सजर पत्थर हस्तकला है, इसको 2017 में एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत शामिल किया गया था। उसके बाद फिर इसे जीआई टैग प्राप्त हुआ, कहीं ना कहीं उस कारण से ये चर्चा में था। थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, इसका जो संबंध है ये यूपी के बांदा से है। बांदा में पाए जाने वाले जो सजर पत्थर हस्तकला है, इसको 2017 में यूपी में कहीं ना कहीं एक जिला एक उत्पाद योजना में इसे शामिल किया गया। उसके बाद वर्ष 2023 में इसे भौगोलिक संकेतक का टैग मिला और इसने भी इसे लघु उद्योग को पहचान दिलाने में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि जो कारोबारी हैं उनका ये मानना है कि अभी भी अधिकांश लोगों को इस पत्थर के बारे में, इसके महत्व के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होने के कारण यह जो उद्योग है ये अभी भी अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं कर पाया है। तो ये आरोप लगाया गया, मैक्सिमम इंडस्ट्री के बारे में, इस तरह के जो इंडस्ट्री होते हैं उन पर आरोप लगता है। थोड़ा सा अब देखते हैं, जो सजर की बात हो रही है कि आखिर ये है क्या। तो सजर जो पत्थर है इसको वैज्ञानिक भाषा में देखें तो डेंड्राइट एगेट के नाम से जाना जाता है। ये खास तौर पे जो क्वार्टजाइट है उसी परिवार का एक स्टोन माना जाता है। मॉस स्केल पे देखें तो इसकी जो कठोरता है वो करीब 7 होती है। और ये जो पत्थर है, इस पत्थर पे पेड़ पौधे, पत्तियां, चिड़िया, मानव आदि जो खूबसूरत आकृतियां हैं उनको कहीं ना कहीं तराशा जाता है और इस कारण से ये बड़ा ही सुंदर प्रतीत होते हैं और इन्हें ही सजर कहते हैं।
तो ये इसके बारे में हमने देख लिया। इसके अलावा देखिए, बरसात या बाढ़ के बाद देखें तो नदी के जलस्तर में वृद्धि होने पर इस पत्थर को खोजा जाता है और पारंपरिक रूप से इसे तराशने का काम जो है वो यूपी के बांदा डिस्ट्रिक्ट, बांदा क्षेत्र में किया जाता है। और ऐसा ये भी माना जाता है कि पत्थर को पहनने से ताकत और शांति मिलती है, ईश्वर जो प्रसन्नता है वो प्राप्त होती है। मुस्लिम समुदाय में भी इसे बेहद पाक माना जाता है। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि धार्मिक स्तर पे भी इसकी एक खास मान्यता है। थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। तो देखिए, चेन्नई स्थित जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री कार्यालय है उसको उपलब्ध कराए गए जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी दस्तावेज हैं, उनके अनुसार बांदा पिछले 300 से लेकर 400 वर्षों से सहजर जो हस्तशिल्प है उसका कह सकते हैं सेंटर बना हुआ है। और इसे करीब 400 साल पहले एक अरबी के द्वारा खोजा गया था। और अरबी में सजर का जो अर्थ होता है पेड़ या झाड़ होता है। यही नहीं, देखें तो मुगल काल में बड़ा ही ये चर्चा में था। अगर मुगल काल की हम बात करते हैं, मुगल काल में इस कला को स्थानीय राजाओं और नवाबों के द्वारा कहीं न कहीं प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। तो उस समय भी ये जो कला है काफ़ी फली फली। बादा के जो नवाब थे जुल्फ़िकार अली खान बहादुर, उन्होंने विशेष इसे संरक्षण प्रदान किया। और वर्ष 1911 में जो 1911 है, वर्ष 1911 में जो ये कला है, ये जो आर्ट है, सजर जो कला है, इसके बारे में ये कहा गया कि इसका जो प्रदर्शन है ये महारानी विक्टोरिया के दरबार में भी हुआ था। तो उस समय भी देखें तो इसकी चर्चा मिलती है। तो इस कारण से तो इसका एक हिस्टोरिकल कह सकते हैं इतिहास भी है। इसके अलावा देखिए, उत्पत्ति के अगर सिद्धांतों की बात करें तो 2 तरह की उत्पत्ति के सिद्धांत हैं। पहला अगर बात करें तो स्थानीय मान्यता के अनुसार जो पूर्णिमा की रात है, उस रात में पत्थर पर जिसकी छाया पड़ती है वह उसमें छप जाती है। हालांकि एक सिद्धांत के अनुसार जो भी वॉल्केनिक युग है उस युग में लावा के साथ एगेट, आयरन और मैग्नीज का उत्सर्जन हुआ। एगेट वास्तव में सिलिका जो ऑक्साइड है वही होता है जो कहीं न कहीं बाहर आकर ठोस रूप धारण कर लेता है। तो एक तरह से इसकी व्याख्या हो गई, वैज्ञानिक व्याख्या हम मान सकते हैं। और सिलिका के ठोस में परिवर्तित होने के बाद भी अन्य जो खनिज हैं वो तरल अवस्था में थे, जो कहीं न कहीं सिलिका की 2 परतों के बीच में दबकर विभिन्न जो पैटर्न है, जो स्वरूप है, उस रूप में फैल गए। दूसरा जो इसका सिद्धांत माना गया उसमें ये कहा गया है कि सिलिका की जो 2 परतें हैं वो जुड़ने पर उनके बीच कुछ जगह स्पेस खाली रह जाता है, जो कहीं न कहीं पिघला हुआ खनिज जमा हो गया होता है और दबाव पड़ने पर वो विभिन्न पैटर्न में बदलता है। तो इस तरह की व्याख्या की गई है। इसके अलावा भी इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बातों की हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, बादा में जो गुजरने वाली केन नदी है वहाँ पर खास तौर पे ये जो पत्थर है ये पाया जाता है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि अब ये जो पत्थर है केन में मिलना बंद हो गया है। बांदा में सजर पत्थर की जो आपूर्ति है वो नर्मदा नदी में लाए गए पत्थर से होती है, ऐसी बातें कही गई है। यही नहीं, भारत के अलावा ये ब्राजील, चीन, ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान, मेडागास्कर, मैक्सिको, मंगोलिया, नामीबिया, उरुग्वे, अमेरिका में भी कहीं ना कहीं ये पत्थर पाया जाता है। और इस कला के सामने अब कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ चुनौतियां भी हैं। जैसे सजर हस्तशिल्प को अब सरकारी प्रोत्साहन के बावजूद भी सजर के जो शिल्पी हैं उनको कई सारी जो चुनौतियां हैं उनका सामना करना पड़ रहा है। जो चुनौतियां हैं वो आपके सामने हैं। कच्चे माल की जो लागत है वो बढ़ गई है। हस्तशिल्प के संबंध में अब लोगों को जानकारी कम है। कठिन जो लाइसेंसिंग की प्रक्रिया है वो इनके सामने एक मुद्दा है। उद्योग का सीमित विस्तार है। अवैध खनन की जो समस्या है, सीमित जो स्थानीय बाजार है, ऐसे कई सारी जो समस्याएं हैं, जो चुनौतियां हैं वो इनके सामने अब उत्पन्न हो गई है। तो ये पूरा हमने इस सजर जो हस्तशिल्प है उसके बारे में हमने देखा। चलिए बात कर लेते हैं सतत विकास लक्ष्यों का जो स्थानीयकरण है, ये चर्चा में है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के गोल्स हैं उनका जो कहीं ना कहीं लोकलाइजेशन हो रहा है उससे जुड़ा हुआ ये आर्टिकल है। और इस आर्टिकल में खास तौर पे जो बात कही जा रही है वो ये कही जा रही है कि वर्ष
2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं और इसी संदर्भ में वर्ष 2018 से जो नीति आयोग है उसके द्वारा सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जारी किया जाता है। इसके माध्यम से राज्यों में जो सतत विकास लक्ष्य हैं उनको हासिल करने के जो परिणाम हैं उनको भी मापा जाता है और ग्रामीण भारत में कहीं ना कहीं सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के परिणामों को मापने का कोई जो ढांचा है वो उपलब्ध नहीं था और इसी संदर्भ में कहीं ना कहीं नीति आयोग के द्वारा वर्ष 2019 में सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण का जो विचार है वो दिया गया और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं कि आखिर ये जो विचार है ये क्या है। सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण ये सीधे भी आपसे पूछा जा सकता है और एक दूसरे कह सकते हैं अलग तथ्यों से भी जोड़कर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। जो सस्टेनेबल गोल है इनका जो स्थानीयकरण है ये क्या है। तो सस्टेनेबल गोल का जो स्थानीयकरण है ये एक नेटवर्क है जो स्थानीय स्तर पे कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो रेगुलेशन है उसमें सहायता करने के साथ ही पीछे रह गए जो लोग हैं जिन पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया उन पर कहीं ना कहीं ये फोकस करता है और ये स्थानीय और क्षेत्रीय जो सरकारें हैं उनके जो संघ हैं, राष्ट्रीय जो सरकारें हैं, व्यवसाय हैं, समुदाय आधारित जो संगठन हैं और अन्य जो स्थानीय कह सकते हैं कि एजेंट हैं और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के बीच में कहीं ना कहीं जो एक अभिसरण बिंदु के तौर पर ये काम करता है। यही नहीं, खास तौर पे जो लोकलाइजेशन ऑफ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है इसकी जो जिम्मेदारी है ये केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय को सौंपी गई है और मई 2021 में कहीं न कहीं इसमें पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उनकी भूमिका पर मंत्रालय को सलाह देने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का भी गठन किया गया है। जो कहीं न कहीं विशेषज्ञ जो समूह है इसने 2021 में अपनी रिपोर्ट भी सबमिट की थी। तो इसके बारे में ये हमने देखा। इसके अलावा देखिए ये जो रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उसके आधार पर पंचायती राज मंत्रालय ने 17 सतत विकास लक्ष्यों को 9 व्यापक विषयों में कहीं ना कहीं वर्गीकृत किया था ताकि पंचायतों के माध्यम से कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पे सतत विकास लक्ष्यों को हासिल किया जा सके और इसके लिए संपूर्ण जो सरकार है, संपूर्ण जो समाज है या उसका जो दृष्टिकोण है उसे अपनाया जा सके और इसे अपनाया भी गया। इन 9 विषयों में देखें तो 17 सतत विकास लक्ष्यों के साथ ही हैं 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में कहीं न कहीं भारतीय संविधान की जो 11वीं सूची अनुसूची है उसमें शामिल 29 विषय इसमें समाहित हैं। तो इस कारण से देखें तो ये इसके महत्व को उजागर करते हैं। जो विषय शामिल हैं उनके बारे में भी देख सकते हैं। ये विषय आपके लिए महत्वपूर्ण है। गरीबी मुक्त उन्नत आजीविका वाला गांव, स्वस्थ गांव, बच्चों के लिए अनुकूल गांव, पर्याप्त जल वाला गांव, स्वच्छ और हरा भरा गांव, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा वाला गांव, सामाजिक रूप से न्याय संगत और सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव, सुशासन वाला गांव और इसके अलावा महिला अनुकूल गांव। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा थोड़ा सा हम बात कर लेंगे कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है इसको प्राप्त करने में पंचायतों की क्या भूमिका है। ये सीधे प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि आखिर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ये जो लक्ष्य हैं, इनको प्राप्त करने में जो पंचायती या पंचायतें हैं उनकी क्या भूमिका है, इस पर प्रकाश डालिए। तो थोड़ा सा बात करते हैं। जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि पंचायतों के पास सतत विकास लक्ष्यों, विशेष रूप से गरीबी उन्मूलन, जो स्वच्छ जल है, जो सैनिटेशन है, जो एजुकेशन है और जुड़े जो भी ग्रामीण विकास हैं और वहाँ पर महत्वपूर्ण जो कह सकते हैं कि समस्याएं थी, उनके समाधान में इनका योगदान महत्वपूर्ण रहा है और इनके अंदर इसकी क्षमता भी है। और पंचायतें जो हैं वो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पे जो चुनौतियां हैं उनका समाधान करने के लिए अच्छी स्थिति में है। साथ ही सामुदायिक संस्थाओं के साथ मिलकर वे इसे आसानी से कहीं ना कहीं उसका समाधान खोज सकती हैं। पंचायतों को सतत विकास लक्ष्यों से जोड़कर की गई और अभिनव जो संकल्पना है ये तभी अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाएगी जब उनका रेगुलेशन बेहतर तरीके से किया जाएगा, क्योंकि इनके सामने कई सारी चुनौतियां हैं, जैसे समन्वय का अभाव है। जो भी ये कह सकते हैं लोकलाइजेशन ऑफ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, इनको हासिल करने में सबसे बड़ी जो चुनौती है वो पंचायतों की योजनाओं में समन्वय का जो अभाव है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें, किसी गांव में कई सारे विभाग हैं, वो अलग अलग काम करते हैं, लेकिन इनके बीच कोई भी कह सकते हैं समन्वय देखने को नहीं मिलता है।
विशेषज्ञों के अनुसार यदि वे एक विभाग के साथ दूसरा विभाग मिलकर काम करता है तो कहीं ना कहीं जो लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जो अवधारणा है उसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है और प्रत्येक जो पंचायतें हैं वो तय समय पर सभी लक्ष्यों को हासिल कर भी सकती हैं। यही नहीं, और भी समस्याएं हैं, जैसे देखिए प्रशासनिक क्षमता का अभाव है। पंचायतों में प्राय विकास परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जो भी प्रशासनिक और तकनीकी क्षमता होनी चाहिए उसका अभाव देखने को मिलता है और ऐसे में पंचायतों को प्रशिक्षण और सशक्तिकरण की जो सख्त जरूरत है वो प्रदान करने की बात कही गई है। इसके अलावा भी एक दो चुनौतियां हैं, जैसे वित्तीय संसाधनों की कमी है। अभी भी वित्तीय संसाधनों की जो कमी है वो पंचायतों के स्तर पे देखने को मिलती है। ये बड़े स्तर पे समस्याएं हैं और पंचायतों को प्रायः देखें तो कम वित्त का आवंटन किया जाता है, जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से संबंधित जो भी कार्यक्रम है उसका निष्पादन नहीं किया जा रहा है, बड़े स्तर पे नहीं हो पा रहा है। इस कारण से ये समस्या है। राज्य और केंद्र सरकार के वित्त पोषण पर निर्भरता उनकी स्वायत्तता को सीमित करती है, तो ये महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा कंक्लूजन की बात करें तो ये कहा गया है इस रिपोर्ट में कि 2030 तक वैश्विक स्तर पे सतत विकास लक्ष्य हासिल करने के लिए मात्र 6 वर्ष अब शेष बचे हैं और ऐसे समय में जो पंचायतें हैं उनको इस लक्ष्य को हासिल करने में शामिल करना एक सराहनीय प्रयास हो सकता है। भारत के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है वो हासिल करने के लिए उत्तर प्रदेश जैसे बड़े जो राज्य हैं उनको इस दिशा में तेजी से काम करना होगा, अन्य राज्यों को भी काम करना होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने के लिए एक मजबूत और रियल टाइम जो निगरानी है, सुपरविजन है, मूल्यांकन है, प्रशिक्षण जो प्रणाली है उसको खास तौर पे मजबूत बनाना होगा। सरकार के द्वारा नियमित इनकी समीक्षा की जानी चाहिए। साथ ही सार्थक और लॉन्ग टाइम पे देखें तो जो चेंजेज हो रहे हैं उन पर खास तौर पे उनकी सुपरविजन और उन्हें और आगे बढ़ाने पर बल दिया जाना चाहिए, जो कहीं ना कहीं वास्तव में लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है, विशेषज्ञों के द्वारा जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ये हासिल करने के लिए पंचायतों को आर्थिक सहयोग देने की जो बात है वो भी कही गई है। तो इस तरह से हमने बात कर ली इस आर्टिकल की और डाउन टू अर्थ मैगजीन में जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल प्रकाशित हुए थे उनसे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बातें थी उन पर भी हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आज का एपिसोड आप सभी को कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, कमेंट, शेयर करें। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक दूसरे मैगजीन के जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स होंगे उन पर हम चर्चा के साथ आपके सामने जरूर हाजिर होंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।